Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to lecture number 5 of the course Mobile Ad Hoc Network. In this lecture we are going to study an important routing protocol for Mobile Ad Hoc Network and the name of the protocol is Destination Sequence Distance Vector or DSDV in short. Before going to start explaining the protocol, let me revise some of the concepts that we have learned in the previous week. Last week हम लोगों ने पढ़ा था कि routing in general किसे कहते हैं, like for example हमने पढ़ा था कि the main purpose of a network is to share information. And for that purpose, routing is a way that will allow a system on one network to communicate or share information with the system on another network. So basically routing क्या करता है? It simply move a packet from a source toward a destination through the best possible path available. And this routing is performed by routers and routers में हमारे पास protocols होते हैं और वो protocols जो हैं वो किसी algorithm को use करते हैं. फिर हमने देखा था कि प्रोटोकॉल्स या रूटिंग की हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. कभी हम यूनिकास्ट रूटिंग को यूज़ करते हैं, कभी मल्टीकास्ट को यूज़ करते हैं, कभी हम ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग को यूज़ करते हैं, कभी हम ज्योग्राफिकल रूटिंग इंफॉर्मेशन को या अप्रोच को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेंड द पैकेट. हाउएवर जितनी भी हमारे पास रूटिंग की टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनका पर्पस एक ही है, टू रूट द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय द बेस्ट पॉसिबल रूट अवेलेबल. हमने ये भी देखा था कि रूटिंग या तो आपके पास जो टेक्निक है या तो वो स्टैटिक होगी या आपके पास डायनामिक होगी. नॉर्मली वी आर इंटरेस्टेड इन डायनामिक एंड दैट इज़ वेरी मच कॉमन इन टुडेज इंटरनेट डायनामिक रूटिंग. फिर हमने रूटिंग को डिफरेंट टाइप्स से कैटेगराइज भी किया था. फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जो रूटिंग प्रोटोकॉल है वो या तो आईजीपी की कैटेगरी में आते हैं या ईजीपी. अगर इनसाइड एन ऑटोनोमस सिस्टम कोई रूटिंग है सो देट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आईजीपी, अदरवाइज ईजीपी. सिमिलरली हमने फिर आईजीपी को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि डिस्टेंस वेक्टर हो सकते हैं या वो लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं. और फिर हमने डिस्टेंस वेक्टर में एक प्रोटोकॉल को इन डिटेल्स स्टडी भी किया था एंड दैट प्रोटोकॉल वाज रिप प्रोटोकॉल, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. उसके बाद लास्ट वीक के पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था कि अगर हम रूटिंग को मानेट में अप्लाई करेंगे या रूटिंग को मानेट के पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं सो वी हैव टू एड्रेस सेवरल इश्यूज. इन अदर वर्ड्स, अगर आपने मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के लिए कोई नया रूटिंग प्रोटोकॉल डिज़ाइन करना है सो यू आर गोइंग टू फेस सेवरल चैलेंजेस एंड सम ऑफ दीज चैलेंजेस वर मोबिलिटी. कि जो मोबाइल एड हॉक नेटवर्क है दे आर वेरी डायनामिक इन नेचर बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द नोड्स विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड दे मूव वेरी फ्रीक्वेंटली, जिसकी वजह से आपके जो ऑन गोइंग सेशंस हैं वो डिस्टर्ब होते हैं. सो मोबिलिटी वाज एन इशू. इसके अलावा बैंडविड्थ कंसिडरेशन या कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में और अदर टाइप्स ऑफ मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, फॉर एग्जांपल सेंसर नेटवर्क्स, वहाँ पे अगर आप प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर रहे हैं सो बैंडविड्थ इज़ अनदर डिज़ाइन चैलेंज विच नीड टू बी कंसिडर और एड्रेस. सिमिलरली जो लिंक्स, रेडियो लिंक्स आपके पास अवेलेबल हैं दे आर नॉट डेडिकेटेड, इंस्टेड दे आर शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स. तो ये फैक्टर भी आप लोगों को सामने रखना होगा. और जो लिंक्स अवेलेबल है दे आर नॉट ओनली शेयर्ड लिंक बट आल्सो दे आर प्रोन टू एरर्स. डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, सो दे आर एरर प्रोन. तो इसको भी आप लोगों ने सामने रखना होता है. इसके अलावा मेक क्लियर पे वी हैव टू डील विद द हिडन नोड प्रॉब्लम्स एंड एक्सपोज्ड node or terminal problem, that is another issue. Similarly, in some cases resources constraint is another issue, especially if we are talking about WSN. तो उस केस में जो बैटरी लाइफ है that is an important resource which need to be considered. फिर हमने देखा था कि मोबाइल एड हॉक नेटवर्क के लिए जो प्रोटोकॉल्स हम डिज़ाइन करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हो सकते हैं.
And lastly, we classify the routing protocols for mobile ad hoc network बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज. हमने देखा था कि किस तरह हम रूटिंग प्रोटोकॉल को कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अपडेट मैकेनिज्म, एंड आल्सो वी सा कि किस तरह हम टेम्पोरल इंफॉर्मेशन के बेस पे प्रोटोकॉल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, किस तरह टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड किस तरह रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बेस पे हम प्रोटोकॉल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. इफ़ यू रिमेंबर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अपडेट मैकेनिज़्म है उसके बेस पे जब आप रूटिंग प्रोटोकॉल्स को जो है वो कैटेगराइज करते हैं तो उसमें तीन अप्रोचेस हैं. टेबल ड्रिवन जिसको हम प्रोएक्टिव कहते हैं, और ऑन डिमांड जिसको हम रिएक्टिव कहते हैं, एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ हाइब्रिड प्रोटोकॉल. सो जो प्रोटोकॉल आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, DSDV, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल, जिसको हम प्रोएक्टिव रूटिंग प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं. राइट. सो DSDV को डिटेल में पढ़ने से पहले लेट अस सी or let us revise the concepts of routing. So routing जिस तरह मैंने आपको बताया is the process of moving a packet from source toward destination through the best possible route or path available. और जो concept लिया गया है वो लिया गया है from natural phenomena. आपको पता है बहुत सारे रूटिंग प्रोटोकॉल वो डेवलप हुए हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं वो लिए गए हैं फ्रॉम द नेचर. कभी जो है हम बीज से इंस्पायर होते हैं, कभी हम आंट्स से इंस्पायर्ड होते हैं, कभी जिस तरह वो कॉलोनीज डिज़ाइन करते हैं और द वे दे सर्च फॉर देयर फूड, उनसे हम इंस्पायर होते हैं, एंड सो ऑन. सो जो आंट्स है उसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खसूसियात रखी हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि कुरान पाक में एक सूरत है और उसका नाम है नमल. नमल अरबी में आंट को कहते हैं. तो अल्लाह ताला ने भी उसकी अहमियत को उजागर किया है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम इनकी जो कन्वर्सेशन है उनको भी वो समझ सकता था. एक दफ़ा वो गुज़र रहे थे, कुरान में इस वाक़े का भी ज़िक्र है, तो उसने सुना कि एक चूंटी जो है वो दूसरे चूंटियों से कह रही है कि बी केयरफुल, ताकि अभी जो है वो पैगंबर यहाँ से गुज़र रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उसको पता ना हो और आप उसके पाँव के नीचे आके जो हैं वो आपको कुचल ना दे. सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द नेचुरल फिनोमिनस, जिस तरह हमारे पास आर्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं वो फूड के लिए सर्च करते हैं, इसी तरह अब यानी वो डेस्टिनेशन की तरफ पहले वो फूड को सर्च करते हैं, फिर वो उस फूड को डेस्टिनेशन की तरह जो है डिस्कवर करते हैं, फिर उसको वो फूड को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स वो फॉरवर्ड करते हैं, और फिर वो रूट को मेंटेन भी रखते हैं इन केस ऑफ ऑब्स्टिकल. सो बेसिकली रूटिंग इज़ फाइंडिंग द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. जिस तरह आर्ट्स जो है वो पाथ्स को डिस्कवर करते हैं, रूट्स को डिस्कवर करते हैं in order to search for the food or in order to deliver the food to their homes. लेकिन जो पाथ आप इस्टेब्लिश करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसमें ओवरहेड कम से कम हो, और उसमें जो रूट आप इस्टेब्लिश करते हैं द रूट मस्ट बी स्टेबल एंड इट मस्ट बी शॉर्ट. राइट. बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास मल्टीपल रूट्स अवेलेबल होते हैं. सो जो आपका रूटिंग प्रोटोकॉल है इट मस्ट डिसाइड एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल रूट अमॉन्ग द ऑल पॉसिबल रूट्स दैट आर अवेलेबल एट द मोमेंट. सो बेसिकली रूटिंग को आप कह सकते हैं कि दैट इज़ लाइक आंट्स सर्चिंग फॉर द फूड. उस केस में 3 स्टेप्स हैं हमारे पास. The first is के how to discover the route, searching for the places with food. जैसे ही आपको आंट्स को फूड मिल जाए, then the second step is they to deliver the food back to their homes, and that is similar to like packet forwarding in our routing protocols. And the third step is के during this delivery process अगर दरमियान में कोई obstacle आता है, so the problem here is कि किस तरह हम इस रूट को मेंटेन रख सकते हैं in case of different obstacles. So जो सिंपलेस्ट रूटिंग एल्गोरिथम आपके पास अवेलेबल हो सकता है जिस मैकेनिज़्म को वो यूज़ करता है, that is called the flooding. flooding मीन कि आप
पैकेट्स को सेंड करते हैं टू ऑल द नोड्स बाय यूजिंग अ मैकेनिज्म जिसको आप ब्रॉडकास्ट भी कह सकते हैं. In this case, for example, source node is 4 while the destination node is 15, and the source node, which is node number 4, it has a packet to send toward the destination which is 15 in this case. तो अगर आप फ्लडिंग के मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं तो फ्लडिंग में क्या होगा कि द नोड 4 will send the packet to all its neighbor. वन हॉप नेबरहुड में जितने भी नोड्स हैं उन सब को वो पैकेट जो है वो डिलीवर करेगा. इन आवर केस द वन हॉप नेबर्स आर 2, 3, 5, 8 एंड 10. यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो कलर्ड लिंक्स हैं, they are the one hop neighbor of the node 4. अब जैसे ही इन नेबर्स को ये पैकेट मिलता है वो क्या करेंगे, यहाँ पे आप नेबर्स को देख सकते हैं इन द येलो कलर, दे आर द वन हॉप नेबर्स ऑफ 4. जैसे ही ये पैकेट नेबर्स को मिलेगा वो सेम फिनोमिना को फॉलो करेंगे. दे विल ब्रॉडकास्ट द पैकेट टू देयर नेबर्स. फॉर एग्जांपल 10 के जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, दे आर 12, 14, 11, 6 एंड 5. लेकिन 5 को चूंकि ये पैकेट ऑलरेडी मिल चुका है तो वो इस पैकेट को इग्नोर कर देगा. किस तरह उसको पता चलेगा, हो सकता है कि सीक्वेंस नंबर के ज़रिए जो है वो हम डुप्लीकेट पैकेट्स को इग्नोर कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल द पैकेट transmitted by 4 has a sequence number of, let's suppose, ABC10. So जैसे ही ABC10 दोबारा from node number 10 वो node number 5 को मिलता है तो वो इंस्पेक्ट करता है कि the sequence number ABC10 is the same as the packet that it has already received from node number 4. तो वो क्या करेगा, उस पैकेट को simply discard कर देगा. एंड इसी तरह 14 एंड 12 एंड अदर वन होप नेबर्स जो हैं 10 के वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, फ्लड करेंगे इस पैकेट को, एंड फाइनली द पैकेट विल अराइव एट द डेस्टिनेशन 15. सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रूटिंग अवेलेबल जिसके ज़रिए हम जो है पैकेट को जो है वो ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन. रूटिंग टाइप्स इफ़ यू रिमेंबर हमने देखा था कि आपके पास या तो डिस्टेंस वेक्टर की टेक्निक होगी या लिंक स्टेट की होगी. डिस्टेंस वेक्टर इन वेरी सिंपल वर्ड्स यहाँ पे हर एक नोड जो है वो नेक्स्ट हॉप की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है एंड इट मस्ट बी लाइक द शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन. यहाँ पे हर एक नोड अपने नेबरहुड्स को इन्फॉर्म करेगा जब भी टोपोलॉजी में, नेटवर्क की टोपोलॉजी में कोई चेंज अकर होता है. सो लाइक पीरियोडिकली कंट्रोल मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द नोड्स इन ऑर्डर टू अपडेट ईच अदर अबाउट द चेंज इन नेटवर्क टोपोलॉजी. हाउएवर सच अप्रोच इज़ नॉट फिजिबल फॉर लार्ज नेटवर्क क्योंकि वहाँ पे जो कन्वर्जेंस है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी. और इसके अलावा एक प्रॉब्लम है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था और उसको हम कहते हैं रूटिंग लूप. सो सच टाइप ऑफ टेक्निक दे आर सब्जेक्ट टू रूटिंग लूप्स या काउंट टू इन्फिनिटी भी आप इसको कह सकते हैं. हाउएवर इसको आप जो है स्टिल स्मॉल नेटवर्क्स में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके एडवांटेजेस भी हैं. On the other side we have link state approach जहाँ पे किसी भी टाइम पे हर एक नोड को जो है वो complete network topology का इल्म होता है. Right? So every node maintain complete network topology at any instance of time. In such technique, every node will have to inform all other nodes in a network if a change in topology occurs. हम कह सकते हैं कि लार्ज स्केल नेटवर्क्स के लिए जहाँ पे स्केलेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे लिंक स्टेट अप्रोच इज़ समहाउ बेटर देन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल. हाउएवर अगर आप डिस्टेंस वेक्टर को यूज़ करते हैं या आप लिंक स्टेट को यूज़ करते हैं, इन बोथ द केसेस each and every node must know the address and the cost to reach that node.
यानी हर दोनों केसेस में हर एक नोड के पास अपने नेबरहुड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन क्या है? एड्रेस ऑफ द नेबर and also the cost, for example the number of hops required to reach to that neighborhood, वो must होनी चाहिए, right? So जिस तरह हमने बात की कि डिस्टेंस वेक्टर में एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं रूटिंग लूप प्रॉब्लम। लूप आपको कहते हैं, आपको पता होगा कि प्रोग्रामिंग से आपको पता होगा कि किसी टास्क को रिपीटेडली जब आप परफॉर्म करते हैं उसको हम लूप कहते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज लाइक द सेम। यहाँ पे भी एक टास्क होगा एंड द टास्क इज ट्रांसमिशन ऑफ अ पैकेट, और उसको हम जो है वो परफॉर्म करेंगे अगेन एंड अगेन, राइट? सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को जब आप प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं फॉर डिस्टेंस वेक्टर, या जब आप डिस्टेंस वेक्टर की टेक्निक को यूज़ करते हुए कोई प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं, सो यू मस्ट हैव टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ रूटिंग लूप। हाउ इज़ द प्रॉब्लम? लेट अस सी or let us explain with the help of an example. For example, you have three nodes and the nodes are A, B and C, and they have links, they are connected with one another, right? लेकिन जो अगर आप देखें, for example node A के पास एक पैकेट है and node A wants to send the packet towards node C. अब इसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस के ये डायरेक्टली सी को वो पैकेट सेंड करें, हाउएवर द कास्ट फॉर डूइंग दैट ऑपरेशन इज 11 हाफ फॉर एग्जांपल। सेकंड ऑप्शन इसके ए जो है पहले अपने नेबर बी को वो पैकेट दे दे और बी जो है उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करे टूवर्ड सी। इन दिस केस द कास्ट इज वेरी मच लेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो कास्ट है वो 2 + 2 दैट इज 4, 4 इज लेस देन 11। तो ऑब्वियसली रूटिंग में हम क्या करते हैं? बेस्ट अवेलेबल पाथ को फॉलो करते हैं, एंड इन दिस केस द बेस्ट अवेलेबल पाथ इज टू रूट द पैकेट थ्रू नोड बी। यानी पहले ए जो है वो पैकेट बी को सेंड करेगा और बी जो है उस पैकेट को सेंड करेगा टुवर्ड द फाइनल डेस्टिनेशन दैट इज सी। हाउएवर लेट अस सी द प्रॉब्लम ऑफ रूटिंग लूप। सपोज करें कि जो बी और सी के दरमियान लिंक है वो किसी वजह से डाउन हो जाता है, राइट? लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो नोड बी है उसने इस ब्रेक लिंक या जो लिंक डाउन है उसकी इंफॉर्मेशन अभी तक उसने ए को प्रोवाइड नहीं की, ओके? एंड नोड ए हैज़ अ पैकेट टू सेंड टूवर्ड्स नोड सी। तो वो क्या करेगा? वो एज्यूम करेगा कि द बेस्ट पाथ अवेलेबल टू सेंड द पैकेट टू सी इज थ्रू बी। तो वे एज यूजुअल क्या करेगा? पैकेट को बी के हवाले करेगा कि इस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करो टूवर्ड सी। अब नोड बी को तो पता है कि लिंक जो है वो ब्रेक है और सी को जो है पैकेट डायरेक्टली वो सेंड नहीं कर सकता, सो वो अल्टरनेटिव रूट की तरफ जाएगा। और अल्टरनेटिव रूट क्या है? कि इस पैकेट को सेंड किया जाए टूवर्ड्स ए एंड देन टूवर्ड्स सी। तो इस केस में यू सी कि ए ने बी को रिक्वेस्ट किया कि इस पैकेट को सी की तरफ फॉरवर्ड करो, और बी चूंकि वो लिंक डाउन है तो वो दोबारा ए को कहेगा कि इस पैकेट को किसी दूसरे रूट दैट इज सी यानी थ्रू ए टूवर्ड सी उसको जो है वो आप फॉरवर्ड करें। सो इस केस में द प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी लाइक इन्फिनिट लूप। ए बी को फॉरवर्ड करेगा, बी ए को फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि ए के पास जो रूटिंग टेबल है उसमें अभी तक ये इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं हुई कि सी इज़ अनअवेलेबल, इज़ डाउन। तो वो रूटिंग टेबल को कंसल्ट करेगा और रूटिंग टेबल इसको बताएगा द बेस्ट पॉसिबल पाथ अवेलेबल इज़ थ्रू बी। तो वो अपने रूटिंग टेबल को फॉलो करेगा और अकॉर्डिंग टू द रूटिंग टेबल ये पैकेट किसको सेंड करेगा? बी को। हालांकि बी जो है वो सी को सेंड नहीं कर सकता बिकॉज द लिंक इज़ डाउन, right? So this problem is called routing loop and that is very much common in distance vector protocol approach. So this was an overview about routing. Now let us see how the DSDV protocol works. तो सबसे पहले देखते हैं कि what is DSDV. Actually it is one of the first protocol that was proposed for mobile ad hoc network. आगे जाके हम देखेंगे कि we have other protocols available for mobile ad hoc network as well. So उनमें से जो पहले प्रोटोकॉल डिज़ाइन किया गया था या one of the first protocol that was proposed for the mobile ad hoc network is destination sequenced
distance vector और DSDV. ओके, अब द क्वेश्चन इज कि ये किस अप्रोच को फॉलो करता है इन ऑर्डर टू रूट द पैकेट टूवर्ड द डेस्टिनेशन. सो द अप्रोच इट फॉलो इज कॉल्ड टेबल ड्रिवन रूटिंग अप्रोच. दैट इज़ वाई इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास टेबल ड्रिवन रूटिंग प्रोटोकॉल है, बिकॉज ऑफ द अप्रोच दैट इट फॉलोज इज द टेबल ड्रिवन अप्रोच. अब टेबल ड्रिवन अप्रोच में क्या होता है? टेबल ड्रिवन अप्रोच में जितने भी आपके पास रूट्स हैं टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, वो आपके पास रेडीली अवेलेबल होते हैं एट एवरी नोड ऑल द टाइम, राइट? सो यू हैव द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू सेंड अ पैकेट टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन एट ऑल द नोड्स ऑल द टाइम. इस अप्रोच में जो आपके पास रूटिंग टेबल्स होते हैं उनको हम एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द नेबर्स एट अ रेगुलर इंटरवल. And why we are exchanging these tables among the neighbors? The objective is to keep an up-to-date view of the network topology available at the time, right? Let me repeat. इस अप्रोच में या DSDV प्रोटोकॉल में या टेबल ड्रिवन अप्रोच को जो भी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं उनमें वो क्या करते हैं कि अपने हर एक नोड रूटिंग टेबल को एक्सचेंज करता है विथ नेबर्स. I am focusing on the word neighbors. यानी हर एक नोड रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली फॉर द नेबर्स, और नेबर्स आर फॉर एग्जांपल द वन हाफ नोड्स जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं विद दैट नोड. सो द इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन द नेबर्स, और ये जो एक्सचेंज है इट अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. फ्रॉम टाइम टू टाइम ये एक्सचेंजेस जो हैं वो होती रहती हैं. एंड द पर्पस ऑफ सच एक्सचेंजेस इज टू कीप एन अप टू डेट व्यू, एन अपडेटेड व्यू ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी. यानी अगर कहीं पे चेंज अकर हो इन द टोपोलॉजी, सो द चेंज must be known to all the nodes, must be available to the change must be available to all the nodes. और ये तब पॉसिबल है जब रेगुलर एक्सचेंजेस ऑफ रूटिंग टेबल हो among the neighbors node. ओके, सो एक तो ये है कि रेगुलर इंटरवल में जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो नोड्स अपने नेबर्स के साथ रूटिंग टेबल्स जो हैं वो शेयर करते हैं. अगर कभी नेटवर्क टोपोलॉजी में लोकली कोई चेंज आ जाए एंड द नोड ऑब्जर्व दैट चेंज, सो दैट इंफॉर्मेशन इज आल्सो फॉरवर्डेड टू द नेबर्स, राइट? एक तो रेगुलर अपडेट्स हैं, इसके अलावा अगर टोपोलॉजी में कोई चेंज आ जाए, चेंज कब आकर होगा? कोई नोड है उसने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, इट मूव्स टू अनदर लोकेशन नाउ. या कोई नोड है उसका जो लिंक है वो डाउन कर जाए, किसी भी वजह से द लिंक इज़ नॉट अवेलेबल नाउ. या कोई नया नोड जो है वो नेटवर्क को ज्वाइन करे, या कोई एग्जिस्टिंग नोड जो है वो नेटवर्क को लीव कर दे. लीव किसी भी वजह से वो कर सकता है. फॉर एग्जांपल इसकी बैटरी पावर जो है वो डाउन हो जाए, सो द नोड इज़ नॉट फंक्शनिंग एनी मोर, राइट? सो डिफरेंट रीजंस की वजह से टोपोलॉजी में चेंज पॉसिबल है, एंड द चेंज मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द नेटवर्क टोपोलॉजी. और सारे नोड्स को जो है वो इस चेंज का पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द टेबल्स आर फॉरवर्डेड और एक्सचेंज बिटवीन द नेबर्स. सो सच अप्रोच में frequent updates, and also if there is a change in topology, and change in topology is possible because of the movement of the node toward a new position, because of a new node that joins the network, because of an existing node that leaves the network, या किसी वजह से कोई लिंक अगर डाउन हो जाए. ये सारी इंफॉर्मेशन we need to communicate with the other nodes in the network. अब किस तरह, द क्वेश्चन इज कि किस तरह ये अपडेट्स जो हैं ये इनिशिएट होती हैं. अगर कोई चेंज है तो हाउ वी डिटेक्ट द चेंज. सो नॉर्मली जो आपके पास डेस्टिनेशन नोड्स हैं दे एक्चुअली इनिशिएट द टेबल अपडेट्स, राइट? और हर
एक मैसेज या हर जब आप कोई टेबल सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो किस तरह ये चेंज जो है ये हम कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीक्वेंस नंबर। फॉर एग्जांपल नोड बी इज़ अटैच्ड विद नोड ए, और नोड ए ने नोड बी की इंफॉर्मेशन बाकी नेबर्स को दे दी, तो उसमें वो एक सीक्वेंस नंबर यूज़ करेगा, फॉर एग्जांपल 01, राइट। अब अगर इन फ्यूचर नोड बी जो है वो नेटवर्क को लीव कर दे, सो देन लिंक इज़ नॉट एनी मोर अवेलेबल, तो अब नोड ए जो है इस चेंज इन टोपोलॉजी को जो है वो बताएगा, इस चेंज इन टोपोलॉजी को वो शेयर करेगा विद अदर नोड्स, लेकिन विद अ डिफरेंट सीक्वेंस नंबर। और जो नया सीक्वेंस नंबर है ये that is going to be like incremental, greater than the previous one. So previous sequence number was 01. The new sequence number for the node B, which is not available now, the link is down, is going to be 02. So destination normally updates को initiate करता है, and we use sequence numbers, and the sequence number are incremental. In incremental mean के जो नया sequence number है it must be greater than the previous one. अब इस sequence number को हम क्यों use करते हैं? What is the purpose of using the sequence number? The reason is to avoid routing loops. Now what is routing loop concept मैंने आपको दे दिया, राइट, कि जो इन्फिनिट ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स हैं बिटवीन टू नोड्स, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस नंबर्स को यूज़ करते हैं। किस तरह ये सीक्वेंस नंबर जो है वो नए सीक्वेंस नंबर पुराने सीक्वेंस नंबर्स को रिप्लेस करते हैं, उसको अभी हम विद इन अ मूवमेंट जो है वो डिस्कवर करते हैं। बट हियर यू हैव टू रिमेंबर कि अपडेट्स के लिए हम सीक्वेंस नंबर को यूज़ करते हैं, नए सीक्वेंस नंबर जो हैं वो ग्रेटर होते हैं फ्रॉम द प्रीवियस, और नए सीक्वेंस नंबर जो हैं वो प्रीवियस सीक्वेंस नंबर को जो है वो रिप्लेस करते हैं। एंड इन सीक्वेंस नंबर को यूज़ करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो रूटिंग लूप का प्रॉब्लम है वो हमारे पास आकर नहीं होता। DSDV प्रोटोकॉल में रूटिंग जो टेबल्स होते हैं उनमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या है? सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इसके हर एक रूटिंग टेबल में यू हैव टू प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द डेस्टिनेशंस। फॉर एग्जांपल किसी नेटवर्क में 5 नोड्स हैं, नोड ए बी सी डी एंड ई। तो नोड ए के रूटिंग टेबल को अगर आप देखेंगे तो उसमें इंफॉर्मेशन होगी अबाउट द अदर डेस्टिनेशंस। अगर डेस्टिनेशन बी है तब क्या होगा, अगर डेस्टिनेशन सी है तब क्या होगा, अगर डेस्टिनेशन इज डी देन व्हाट विल हैपन, एंड इफ द डेस्टिनेशन इज ई व्हाट इज गोइंग टू बी द शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल। सो रूटिंग टेबल में जो इंफॉर्मेशन होती है उसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज अबाउट द नेबर्स, इज अबाउट द डेस्टिनेशंस, राइट। द सेकेंड इंफॉर्मेशन इसके हर एक डेस्टिनेशन से रिलेटेड व्हाट इज़ द कास्ट। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हॉप्स रिक्वायर्ड टू रीच टू दैट डेस्टिनेशन। ए के पास कोई पैकेट है, बी को वो सेंड करने जा रहा है, सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नंबर ऑफ हॉप रिक्वायर्ड। सी के लिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हॉप रिक्वायर्ड, डी के लिए व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हॉप्स रिक्वायर्ड, एंड फॉर ई व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ हॉप रिक्वायर्ड टू सेंड द पैकेट। Second information is about the cost. The third information contained within the routing table is a sequence number to avoid the routing loops. और जो नए sequence number होंगे वो पुराने sequence number को replace करेंगे। So let me revise. Routing table in DSDV हर एक नोड पे उसमें कुछ basic information होती है। Information किससे related होगी? What is the information is about all the destinations available, and the cost to reach each and every destination, and the sequence number for every packet. और जो नई sequence number है वो पुराने को replace करेंगे। इसके अलावा DSDV में इस प्रोटोकॉल में हर एक नोड अपने रूटिंग टेबल को सिर्फ अपने नेबर्स के साथ वो शेयर करता है, राइट। और जिस तरह मैंने बताया कि रूट्स विद मोर रीसेंट सीक्वेंस नंबर
अगर टोपोलॉजी में चेंज आ जाए, नया रूट जो है इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसका जो सीक्वेंस नंबर है, नया न्यू सीक्वेंस नंबर, इट विल रेंडर, इट विल लाइक रिप्लेस द ओल्डर रूट्स, और वो जो ओल्डर रूट्स हैं दैट विल बिकम एप्स ऑब्सोल्यूट, वो उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपका पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंचने पाए। अब DSDV को समझने के लिए वी आर गोइंग टू कंसिडर एन एग्जाम्पल सिनारियो एंड द एग्जाम्पल इज शोन इन द फिगर, right? So what do you see in the scenario? Basically what you see in the scenario is a set of nodes, different nodes, and they all are interconnected with one another. In other words, you can say that we have a network topology of interconnected nodes. Also, the nodes are numbered from 1 to 15. We have a source node, and the source node is 1, while the destination node is 15. इसका मतलब है कि नोड 1 के पास एक पैकेट है और वो इस पैकेट को सेंड करने जा रहा है टूवर्ड द डेस्टिनेशन विच इज़ 15. Now remember the problems in routing from the ant colony or the ant problems. सबसे पहले रूट डिस्कवरी, उसके बाद जो है डिलीवरी ऑफ द पैकेट, एंड द थर्ड वन इज़ मेंटेनेंस. सो वो तीनों फैक्टर्स हम यहाँ पे देखेंगे, उनको हम एड्रेस भी करेंगे या रूटिंग प्रोटोकॉल उसको एड्रेस भी करेगा. सो फॉर डिस्कवरी ऑफ द रूट we have different routes available. So the purpose of the protocol is to select the best possible route towards the destination, right? तो उस केस में we have to consult the routing table. अब अगर आप routing table को देखें, जो टेबल आपको नज़र आ रहा है, there is the routing table at node 1. अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि DSDV के केस में जो रूटिंग टेबल है उसमें आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी. फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज़ अबाउट द डेस्टिनेशन नोड्स. तो डेस्टिनेशन नोड इस केस में आपके पास डेस्टिनेशन नोड 2 भी हो सकता है, यानी नोड 1 के पास कोई पैकेट है जो कि 2 के लिए एड्रेस है, या डेस्टिनेशन आपके पास 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो ऑन अप टू 15. कुछ भी डेस्टिनेशन हो सकता है. इस केस में कुछ नोड्स आपके पास इस तरह के होंगे जो कि इसके नेबर्स में आएंगे. फॉर एग्जांपल 2, 5 एंड 6. Right, they are the next one hop neighbor of source node 1. जबकि कुछ nodes हैं जिनके लिए अगर कोई पैकेट है, so it must be routed through different nodes. तो जो रूटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन है, द फर्स्ट कॉलम इज इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन, कि वो पैकेट किसके लिए एड्रेस है, क्या वो 2 के लिए है, 5 के लिए है, 10 के लिए है, किसके लिए है. इन दिस केस द डेस्टिनेशन is 15. Second column of the routing table shows information about the next available hop, next available node. For example, if the packet is destinated for 15, तो वो पैकेट इसने किस नोड के हवाले करना है. रिमेंबर मोबाइल एडहॉक नेटवर्क में वी हैव टू रिलाई ऑन मल्टी हॉप कम्युनिकेशन, राइट. तो डायरेक्ट नोड 1 जो है वो 15 को पैकेट सेंड नहीं कर सकता. बिफोर रीचिंग टू द डेस्टिनेशन द पैकेट मस्ट बी रूटेड थ्रू डिफरेंट नोड्स, राइट. तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दिस केस अगर पैकेट 15 के लिए एड्रेस है तो ये पैकेट किसके हवाले करेगा. द नेक्स्ट अवेलेबल हॉप इज़ 5, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा. इफ़ द डेस्टिनेशन इज़ 15, द नेक्स्ट हॉप इज़ 5. सो रूटिंग टेबल में फर्स्ट कॉलम इंफॉर्मेशन इसमें क्या है, दैट इज़ अबाउट द डेस्टिनेशन विच इज़ दिस, इन दिस केस इज़ 15. सेकेंड कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट अवेलेबल नोड, यानी अगर 15 के लिए कोई पैकेट है,
मल्टी हॉप कम्युनिकेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो पैकेट इसने किस नोड के हवाले करना है. इन दिस केस द नेक्स्ट node is 5. The third column is the number of hops, the cost of the link. In this case the cost is 4, right? It could be anything from 1 2 3 and so on depending on the actual cost, but this is an example. और जो लास्ट कॉलम है आपके पास रूटिंग टेबल में, इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर. रिमेंबर इन दिस केस आवर सीक्वेंस नंबर इज 256. अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में ये नोड 5 जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो हो सकता है कि इसका जो कॉस्ट है, जो डिस्टेंस है, वो चेंज हो जाए एंड प्लस जो सीक्वेंस नंबर है वो नया होगा. तो लेट्स सपोज द न्यू सीक्वेंस नंबर इज़ 257. तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन इसको मिलती है तो ये देखेगा कि ओके नोड इज़ 5 बट द सीक्वेंस नंबर इज़ न्यू. तो वो क्या करेगा, ओल्ड सीक्वेंस नंबर को रिप्लेस करेगा विद द न्यू वन. तो हो सकता है कि जो कॉस्ट हो वो भी हमारे पास चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नोड, राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल. सोर्स नोड 1 हैज़ अ पैकेट एंड द पैकेट इज डेस्टिनेटेड फॉर 15. तो सबसे पहले काम क्या करेगा, जो रूटिंग टेबल है उसको वो कंसल्ट करेगा नोड नंबर 1 टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन विच इज़ 15. जैसे ही वो रूटिंग टेबल को देखेगा उसको पता चलेगा कि जो शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल है दैट इज़ थ्रू नोड नंबर 5 एंड द डिस्टेंस टू इट इज़ 4 हॉप. सो ये जो नोड है ये अपना पैकेट 2 को फॉरवर्ड नहीं करेगा, 6 को फॉरवर्ड नहीं करेगा, किसके हवाले करेगा, 5 को करेगा, बिकॉज दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल इन दिस केस. ओके, अब सपोज करें कि किसी भी वजह से जो एग्जिस्टिंग पाथ है उसमें कोई चेंज अगर हो जाए ड्यूरिंग ऑनगोइंग डेटा ट्रांसफर. सो हाउ द प्रोटोकॉल विल हैंडल दिस सिचुएशन, राइट. कंसिडर द प्रॉब्लम अगेन. फॉर एग्जाम्पल, during transmission of a packet during ongoing data transfer session, कोई पाथ जो है वो चेंज हो जाए, वो अवेलेबल नहीं है, कोई नोड जो है मूव करता है, टोपोलॉजी में चेंज अकर आ जाए. सो हाउ द प्रोटोकॉल विल हैंडल दिस सिचुएशन, और हाउ द प्रोटोकॉल विल ऑपरेट इन सच सिचुएशन, और हाउ द पाथ इज गोइंग टू बी रिकॉन्फिगर इन सच सिचुएशन. सो इन दिस केस रिमेंबर मैंने बताया था कि जो एंड नोड होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ब्रोकन लिंक को इनिशिएट करे बाय सेंडिंग अ टेबल अपडेट मैसेज. किस तरह, इस केस में DSDB के केस में अगर कोई लिंक ब्रेक हो जाए तो जो एंड नोड है वो इस ब्रोकन लिंक को किस तरह जो है वो कम्युनिकेट करता है, बाय असाइनिंग अ स्पेशल सिंबल इन्फिनिटी टू द सीक्वेंस नंबर. सॉरी, बाय असाइनिंग a special symbol infinity to the weight to the distance column and a sequence number that is greater with the sequence number जो कि already stored है in the forwarding table. Okay, let me revise. During ongoing data transfer अगर कोई link break करता है, so that is the responsibility of the end node to detect the breakage and inform the neighbors by using a special symbol infinity in the distance column जिसको हम weight column भी कह सकते हैं, and also with a new sequence number, और new sequence number हमेशा greater होगा from the previous one. Now each node, neighbor nodes, upon receiving this update and after observing the symbol infinity in the weight column, they will also disseminate the same information to their neighbors in order to propagate the broken link information to the whole network. Distance vector protocol है, सबको ये information मिलनी चाहिए, right? क्योंकि सब ने अपने routing tables अपडेट करना होंगी accordingly. सो जैसे ही फर्स्ट नेबर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक वेट कॉलम में इन्फिनिटी सिंबल है,
राइट, फॉर स्पेसिफिक लिंक और स्पेसिफिक पाथ टूवर्ड a specific node, तो वो ये इस इंफॉर्मेशन को क्विकली डिसिमिनेट करेगा टू देयर नेबर्स एंड देन they will disseminate this information to their neighbor until the information is disseminated within the whole network. Okay, अब इस सिनारियो को समझने के लिए अगेन consider the same example, right? हमारे पास nodes हैं and the nodes are labeled from 1 to 15. Source node is 1, destination node is 15. We have the routing table of node 1. Again you see the routing table has 4 different columns. The first column represent the destination nodes. तो 1 के पास अगर कोई पैकेट है तो डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 एंड सो ऑन अनटिल 15. नेक्स्ट अवेलेबल नोड के अगर डेस्टिनेशन के लिए कोई पैकेट है तो नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा? ओके, जिस तरह प्रीवियस केस में जो हमारे पास डेस्टिनेशन था वो 15 था, तो उस केस में जो नेक्स्ट हॉप था वो 5, उसकी जो कॉस्ट थी वो हमारे पास 4 थी एंड द सीक्वेंस नंबर वाज 256. Okay, so so same scenario, same routing table for node number 1. However, now we have a change in the topology. What is that change? हमारे पास एक node है and the node is 11. And what is going to happen कि जो node 11 है वो अपनी position change कर रहा है. Mobile ad hoc network है. Remember the characteristics of mobile ad hoc network. One of the characteristic is के nodes जो हैं sorry, जो nodes हैं वो अपनी position को frequently change करते हैं. अब मैंने आपको बताया था कि जब nodes move करते हैं अपनी locations को change करते हैं तो अकॉर्डिंगली जो टोपोलॉजी है वो भी चेंज होती हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोड 11 चेंज इट्स पोजीशन एंड द एंड इफेक्ट यू सी ऑन द टोपोलॉजी. व्हाट इज द चेंज? कि पहले जो है नोड 11 वाज रीचेबल फ्रॉम नोड नंबर 10, राइट, लेकिन अब जो है नोड 11 इज नॉट रीचेबल फ्रॉम 10. अब हो सकता है कि दैट इज रीचेबल फ्रॉम 14. ओके, सो जैसे ही नोड 11 मूव करता है और नोड 10 इस मूवमेंट को डिटेक्ट करता है तो जो लिंक है वो डाउन हो जाता है. व्हेन द लिंक इज डाउन, नोड 10 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो इस चेंज को डिटेक्ट करें, राइट. सो डिटेक्ट किस तरह होगी? By using the special symbol infinity in the distance and by using a new sequence number, right? अगर आप यहाँ पे देखें नोड 11 को आप रीच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोर्स नोड इज 1, इट हैज़ अ पैकेट फॉर 11. ओके, सो हियर इज द सिचुएशन. नोड 1 के पास कोई पैकेट है और 11 के लिए वो डेस्टिनेटेड है. तो नोड 1 वो पैकेट किसके हवाले करेगा? नोड 6 के हवाले करेगा एंड द कॉस्ट इज 3 एंड द सीक्वेंस नंबर इज 176. नाउ द नोड हैज चेंज इट्स पोजीशन. रिमेंबर दिस कॉलम 11 6 3 176 एंड सी हियर 11 5 4 180. So the information is changed because of the mobility. अब अगर नोड 1 के पास कोई पैकेट है एंड द पैकेट इज एड्रेस फॉर द सेम नोड 11, तो अभी जो है नोड 1 पैकेट 6 के हवाले नहीं करेगा. अब वो किसके हवाले करेगा? 5 के हवाले करेगा एंड द कास्ट नाउ इज चेंज, दैट इज 4 एंड द न्यू सीक्वेंस नंबर इज 180, राइट. सो now this is the updated information, but actually the things happen in more detail. So let us see how it works. So यहाँ पे हम एक सिनारियो को, एक केस को कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे नोड 11 मूव कर रहा है फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन एज शोन इन द फिगर. ओके, जैसे ही नेबर नोड इस लिंक ब्रेक को प्रिजर्व करता है तो सबसे पहले काम वो क्या करेगा? जो पाथ की जो कॉस्ट है उसको असाइन करेगा स्पेशल वैल्यू दैट इज इन्फिनिटी. फॉर एग्जाम्पल इस केस में हु इज रिस्पॉन्सिबल? नोड 10.
So node 10 knows about the link breakage. It set the paths to 11 as infinity और इस information को वो broadcast करेगा toward its neighbor. और इसके neighbors कौन कौन से हैं? You see the neighbors are like 4, 5, 6 and 12. तो जैसे ही ये information 5 को मिलेगी वो अपने neighbors को inform करेगा. In this case the neighbor is 1, बाकियों को पहले वो मिल चुकी है, and the neighbor is 2. Right? So for example, when node 10 knows about the link breakage, infinity को वो define करेगा. node 1 को जैसे ही ये information मिलेगी तो वो क्या करेगा? वो भी infinity assign करेगा. Now see, infinity तो assign हो गई. Now अगर कोई पैकेट है, so how we will send the packet to 11? At this moment you cannot send the packet to 11 because of the infinity. राइट यानी अभी लिंक इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ. लेकिन आफ्टर सम टाइम जो नोड 14 है वो 11 को डिटेक्ट कर लेता है. नोड 14 रिसीव अ टेबल अपडेट फ्रॉम नोड 11. राइट, सो इसका मतलब है कि अभी जो है 14 वो एक्सेसिबल है थ्रू नोड 11. तो ये क्या करेगा? नोड 11 अब क्या करेगा? सबसे पहले नोड 11 इन्फॉर्म करेगा अपने नेबर्स को about the shortest path available to node 11. तो जैसे ही ये इन्फॉर्म करेगा 14 को, 14 इन्फॉर्म करेगा अपने नेबर्स को और इसी तरह फिर फॉर एग्जांपल 10 है, 10 इन्फॉर्म करेगा अपने नेबर्स को, फिर 5 इन्फॉर्म्स करेगा अपने नेबर को और फिर जो है वो 1 को वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी. सो नाउ द न्यू नोड, द न्यू डेस्टिनेशन, अगर कोई पैकेट 11 के लिए एड्रेस्ड है, सो इट मस्ट बी रूटेड थ्रू लिंक थ्रू नोड नंबर 5. The new cost is 4 and the new sequence number is 180. Right? So this is how we deal with the links जो कि ब्रेक करते हैं, या कोई नोड जो है वो नेटवर्क को लीव करता है, या कोई न्यू नोड नेटवर्क को ज्वाइन करता है जिसकी वजह से टोपोलॉजी में चेंज अकर हो. So by using infinity and new sequence number we can deal or handle the situation. Okay, some characteristics of DSDV protocol. The availability of routes to all destination all the time. DSDV में क्या होता है कि आपके पास जितने भी destinations available हैं, जिस तरह हमने देखा routing table में, उनकी information availability of routes that is always available for all the destination all the times. However, it has a cost that we need to pay, and that is कि इस केस में जो है, सबसे पहले बेनिफिट्स की अगर हम बात कर लें तो द बेनिफिट इस के इन दिस केस आपके पास जो डिले है वो कम है एज कंपेयर टू द अदर अप्रोचेस. क्यों कम है? क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट रूट इस्टेब्लिश नहीं करना पड़ता जिसमें ओवरहेड जो है वो रिक्वायर्ड होता है डिले. फॉर एग्जांपल आपने किसी को कोई गिफ्ट सेंड करना है एंड यू नो द एड्रेस, सो देयर इज मस्ट लेस कम्बरसम. लेकिन अगर आपने किसी को कोई गिफ्ट सेंड करना है एंड यू डोंट नो द एड्रेस एंड हाउ टू रूट द पैकेट, सो इन और हाउ टू रूट द गिफ्ट, सो इन दैट केस you will take more time. So availability of routes to all destination is available. इसका मतलब है कि less delay is involved in route establishment or setup process because you know the addresses in advance. इसके अलावा जो updates propagate होती हैं throughout the network in order to maintain an up-to-date information of the network topology at all the nodes. That is another characteristic कि DSDV प्रोटोकॉल में आपके पास अप टू डेट व्यू ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी किसी भी टाइम पे वो अवेलेबल होती है. कोई नोड ज्वाइन करता है नेटवर्क को तो उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है. किस तरह? बाय एक्सचेंजिंग द फॉरवर्डिंग टेबल विद द नेबर्स, जिस पे अभी हमने बात कर ली. सो अप टू डेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी, and that is possible because of the regular updates propagated throughout the networks. node अपने neighbors के साथ जो forwarding tables share करते हैं from time to time, it makes available to maintain an up-to-date information about the network topology all the times. reconfiguration, अगर कोई link break होता है
तो उस केस में भी अपडेट्स जो है वो शेयर होती हैं। जिस तरह अभी इस एग्जांपल में हमने देखा कि अगर नोड 11 मूव करता है तो ये मूवमेंट जो है सबसे पहले जो लिंक इस ब्रैकेज को डिटेक्ट करता है वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है विद ऑल द नेबर्स, राइट। एंड सेकेंडली जैसे ही ये इसकी पोजीशन फिक्स होती है या कोई अपनी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन ये नोड्स के साथ शेयर करता है, सो हाउ टू रीच दिस नोड नाउ, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास प्रोपेगेट होती है विद इन द नेटवर्क। सो व्हाट डज इट मीन कि ये जो अपडेट्स हैं because of the change in network topology, it will leads to heavy control overhead, especially if the mobile topology if the network topology is very dynamic, जहाँ पे जो nodes हैं वो frequently move कर रहे हैं और जो आपकी topology है वो frequently change हो रही है। तो उस केस में what does it mean कि जो आपके updates हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, कंट्रोल मैसेजेस जो हैं या जो प्रोपेगेशन ऑफ जो रूटिंग टेबल्स की प्रोपेगेशंस हैं या जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है अमंग द नेबर्सहुड, दे आर वेरी हाई, सो इट विल क्रिएट अ हैवी कंट्रोल ओवरहेड इन केस ऑफ हाईली मोबाइल सिनारियो, राइट। सो देयर इज़ अ कॉस्ट दैट वी नीड टू पे फॉर DSDV। इवन अगर आपके पास नेटवर्क स्मॉल भी है लेकिन उसमें मोबिलिटी हाई है, या अगर आपके पास नेटवर्क लार्ज है लेकिन उसमें मोबिलिटी कम है, सो इन बोथ ऑफ द केसेस जो आपके पास अवेलेबल बैंडविड्थ है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा। एंड रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोबाइल एड हॉक नेटवर्क, जो आपके पास रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट हैं या जो आपके पास बैंडविड्थ अवेलेबल है वो शेयर्ड है और वो एरर प्रॉन भी है। सो सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स या इस कैटेगरी के जो प्रोटोकॉल है, फॉर एग्जांपल DSDV, इट मस्ट नीड मैकेनिज्म टू एड्रेस दीज इश्यूज, राइट। कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोड हैं ओवर द चैनल, राइट। सो यू नीड टू कीप द अपडेट्स एज लेस एज पॉसिबल while keeping on the other hand कि जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी नोड्स को मिलती रहे लेकिन जो लोड है वो नेटवर्क पे कम से कम हो, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको हम कम से कम यूटिलाइज कर सकें। सो इन बोथ ऑफ द केसेस अगर नेटवर्क साइज स्मॉल है लेकिन मोबिलिटी हाई है, या अगर नेटवर्क बहुत ज़्यादा लार्ज है लेकिन मोबिलिटी कम है, स्टिल वी नीड अ वे to compete or to efficiently utilize the available bandwidth and other resources. So there is an issue while designing table driven protocols or distance vector protocols. So चूंकि ये प्रोटोकॉल सफ़र करता है एक्सेसिव, जिस तरह अभी हमने बात की, कंट्रोल ओवरहेड, so इसका मतलब है कि it is proportional to the number of nodes in the network and therefore is not scalable. ठीक है, यानी सच प्रोटोकॉल्स में स्केलेबिलिटी इज अनदर इशू। किस तरह? चूँकि बहुत ज़्यादा ओवरहेड इसमें इन्वॉल्व है, टोपोलॉजी अगर मोबिलिटी है, टोपोलॉजी चेंजेस हैं, फ्रीक्वेंटली एक्सचेंजेस ऑफ रूटिंग टेबल्स हैं, तो ऑब्वियसली कंट्रोल ओवरहेड इज़ हाई एंड ये कंट्रोल ओवरहेड इज़ डायरेक्टली proportional to the number of nodes. For example, the network is made of 5 nodes. Right? So the overhead is less. लेकिन अगर कोई network है and there is made of 50 nodes, so the overhead is high. If a network is of 500 nodes, so the overhead is much more higher. What does it mean? कि अगर आप number of nodes को increase कर रहे हैं तो उसका end effect पड़ेगा overhead पे, control overhead पे, आपका overhead भी accordingly increase होगा, राइट। तो मोर ओवरहेड का मतलब है कि मोर रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज होंगी। सो आप इजीली सच टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स के केस में आप नेटवर्क्स को इजीली स्केल नहीं कर सकते, राइट। सो स्केलेबिलिटी इज अनदर इशू। एंड लास्टली टू अदर डिसएडवांटेजेस इज दैट in order to obtain information about a particular destination node, a node has to wait for a table update message initiated by the same destination node. जिस तरह अभी ऊपर के केस में हमने देखा कि जैसे ही फॉर एग्जांपल नोड 11 मूव करता है और इस मूवमेंट के दौरान अगर नोड 1 कोई पैकेट सेंड करना चाहे टूवर्ड्स 11 और इसको इन्फिनिटी
का सिग्नल मिल चुका है, तो अब ये वेट करेगा इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश अ न्यू रूट टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन 11, राइट। यानी जब तक न्यू रूट की इंफॉर्मेशन सोर्स को नहीं मिल जाती, वो पैकेट को डिलीवर नहीं कर सकता टूवर्ड द न्यू लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन नोड, राइट। सो आप कह सकते हैं कि in order to obtain the information about a new destination node, the node has to wait, और sometime ये wait जो है it could be longer, right। जब तक आपको अपडेट मैसेज नहीं मिल जाता, न्यू रूट नहीं मिल जाता, तब तक आप जो है मैसेज को सेंड नहीं कर सकते। एंड लास्टली, DSDV प्रोटोकॉल विल रिक्वायर द यूज़ ऑफ बाई डायरेक्शनल लिंक्स। जिस तरह हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन है वो जनरेट होती है फ्रॉम द डेस्टिनेशन नोड, राइट। सो इट मस्ट बी बाई डायरेक्शनल। कभी जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पैकेट रूट करेगा, कभी जो है लिंक इस्टेब्लिशमेंट के केस में डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ जो है वो पैकेट्स जो है वो मूव करते हैं। सो इट वर्क्स ओनली विद बाई डायरेक्शनल लिंक्स, right? So this was about our first protocol for mobile ad hoc network, DSDV, which is a table driven protocol. इंशाल्लाह सेकेंड हाफ में हम इसी DSDV को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे, एंड वी विल बी कंसिडरिंग अनदर एग्जांपल ऑफ DSDV प्रोटोकॉल। तब तक के लिए अल्लाह।